गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट ऑफिशियल चैनल में स्वागत है। मैं सुरेश धर दुबे आज आप लोगों के साथ इन्वायरमेंट इकोलॉजी के अंतर्गत जैव विविधता की चर्चा प्रारंभ करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं प्रमोट करें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक समय समय पर उपलब्ध हो सके। प्रत्येक वीडियो का पीडीएफ मटेरियल भी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे वहां से डाउनलोड करें, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों को प्रैक्टिस सीरीज मिल रही है, मानचित्र द्वारा विश्व के भूगोल की सीरीज है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी की सीरीज है, कॉन्सेप्ट ज्योग्राफी की सीरीज है, साथ में समय समय पर क्विज टाइप के प्रश्न भी उपलब्ध हो रहे हैं। तो आप इन सभी मटेरियल का भरपूर लाभ उठाएं और अपने एग्जाम को बेहतर करने का पूरा प्रयास करें। हमें आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में संलग्न होंगे। एक बार हम रिव्यू करते हैं अपने प्रीवियस क्लास को, उसके पश्चात आज के क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। अगर हम प्रीवियस क्लास की बात करें तो प्रीवियस क्लास के अंतर्गत कई तथ्य हैं जो हमको समझना है। सबसे पहला तो यही तथ्य हमको समझना है कि हम लोग जो चर्चा कर रहे थे, सबसे पहली चर्चा हमारी हुई है 1972 की स्टॉकहोम सम्मेलन। इसके पश्चात अगर हम बात करें तो 1987 में वेटलैंड रिपोर्ट की चर्चा हुई। 1988 का आईपीडब्ल्यूसी का गठन हुआ और इसी आईपीडब्ल्यूसी के बाद एक इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी का गठन किया गया। और इसके पश्चात अगर हम बात करें आईएनसी, यहां पर है आईएनसी, इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी, यहां पर थोड़ा सा आईएनसी। और फिर इसके पश्चात हम देखते हैं 1992 में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन। किसका आयोजन हुआ? पृथ्वी सम्मेलन, जिसको हम लोग रियो सम्मेलन कहते हैं। यहां पर कई बातों की चर्चा की गई है। ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की चर्चा की गई है, एजेंडा 21 की चर्चा की गई, साथ में मरुस्थलीकरण के लिए UNCCD की चर्चा की गई। जैव विविधता से पहले हम लोग UNFCCC की चर्चा की गई और इन सब की चर्चा हम लोग कंप्लीट किए हैं। UNFCCC की चर्चा करने के क्रम में हम लोगों ने क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस जलवायु समझौता, साथ में इंटरनेशनल सोलर अलायंस की चर्चा, और इसी के साथ साथ हम लोगों ने देखा कि भारत का नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज क्या है। और उसके बाद हम लोगों ने ग्रीन हाउस गैस के बारे में भी डिस्कशन किया है। किसके बारे में? ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट के बारे में कंप्लीट डिस्कशन किया है प्रीवियस क्लास में। लेकिन यह जो पृथ्वी सम्मेलन था, यहां पर एक इनिशिएटिव और लिया गया था जिसका नाम था जैव विविधता। क्या नाम था? जैव विविधता। और इसके लिए जिस इनिशिएटिव की शुरुआत की गई थी उसका नाम था CBD। तो आज से जो हमारी शुरुआत है यह जैव विविधता पर प्रॉपर शुरुआत होगी। तो हम समझते हैं आज जैव विविधता के विषय में। सबसे पहला तो यह ध्यान हमको रखना है कि क्या जैव विविधता की चर्चा 1992 से ही है कि या उससे पहले से भी है, यह आपको स्पष्ट होना चाहिए। जैव विविधता का एज ए कन्वेंशन CBD 1992 का है, जबकि जैव विविधता की संकल्पना, जैव विविधता के संरक्षण का कार्यक्रम, जैव विविधता की परिभाषा, ये सब बहुत पहले से प्रासंगिक थी और चली आ रही हैं। तो उसी को आज हम थोड़ा समझते हैं। सबसे पहला कुछ इसका तथ्यात्मक ज्ञान हम प्राप्त करते हैं, उसके पश्चात इस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो यहां पर अगर हम देखें, सबसे पहला तो यह ध्यान रखना है जो महत्वपूर्ण है और जानना भी चाहिए कि जैव विविधता का तात्पर्य क्या होता है। जैव विविधता का तात्पर्य होता है जिसको कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायो का तात्पर्य होता है जीव, डाइवर्सिटी का तात्पर्य होता है विविधता। तो जीव की विविधता ही हमारी बायोडाइवर्सिटी कहलाती है, जो इसका शाब्दिक अर्थ है। कैसा अर्थ है? शाब्दिक अर्थ है, क्योंकि बायो का अर्थ होता है जीव तथा डाइवर्सिटी का अर्थ होता है विविधता। साधारण शब्दों में कहते हैं किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या और उनकी विविधता को ही क्या कहते हैं? हम जैव विविधता कहते हैं। तो यहां पर बहुत ज्यादा चिंता का विषय नहीं है, ये है जैव विविधता का मेन टॉपिक। अगर हम इस पर और ध्यान दें
एक बात ध्यान में यहां पर रखना होगा, थोड़ा सा इसको आउट कर, यहां ध्यान रखना है, कहा गया है एक परिभाषा में, जीवन के हर रूप, जीवन का कोई भी रूप हो, किसी भी प्रकार का रूप हो, हर रूप एक दूसरे पर इतना निर्भर है कि किसी एक प्रजाति पर संकट आने से, क्या, किसी एक प्रजाति पर संकट आने से दूसरों में असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाती है। ध्यान रखिएगा, किसी एक पर यदि आप किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न करते हैं तो उसका प्रभाव दूसरे स्पीसीज पर स्वभावतः पड़ेगा। यह भी जैव विविधता का तात्पर्य होता है। साथ में अगर हम बात करें, इसकी एक जो सबसे अच्छी परिभाषा है कि कोई भी एक भौगोलिक क्षेत्र हो, उस भौगोलिक क्षेत्र में अगर हम देखें, कुछ वनस्पति जगत होते हैं और कुछ जंतु जगत होते हैं। वनस्पति जगत और जंतु जगत, वनस्पति को कहते हैं फ्लोरा और जंतु को कहते हैं फौना। तो वनस्पति जगत और जंतु जगत का पॉपुलेशन हो गया, स्पीसीज हो गया, साथ में इसका कम्युनिटी हो गया, इसमें विविधता होनी चाहिए, यही हमारी जैव विविधता कहलाती है। लेकिन क्या इतनी ही जैव विविधता है? क्या नहीं, जैव विविधता काफी व्यापक है। कितनी व्यापक है इसको पहले हम समझ लेते हैं, फिर इस पर हम आएंगे। पहले हम समझते हैं जैव विविधता का तात्पर्य क्या है और कितना व्यापक है और इसका संरक्षण आवश्यक क्यों है। क्योंकि यहां पर लिखा गया ना कि जीवन का हर रूप एक दूसरे पर इतना निर्भर है कि किसी एक प्रजाति पर संकट आने से दूसरे में असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाती है। इसका तात्पर्य क्या है, इसको भी प्रैक्टिकल हम लोग समझने का प्रयास करते हैं एक उदाहरण के माध्यम से। अगर हम उदाहरण लें तो उदाहरण एक बहुत अच्छा उदाहरण है, और उदाहरण यह है कि अगर हम बात करें कि किसी भी प्रकार का, अगर हम तंत्र की बात करें, कोई सिस्टम हो जिसको हम कह सकते हैं पारिस्थितिकी तंत्र, यही हम मान के चलते हैं। पारिस्थितिकीय जो तंत्र होता है, कौन सा तंत्र? पारिस्थितिकीय तंत्र। पारिस्थितिकीय तंत्र की जो हम परिभाषा आपके सामने लिखने जा रहे हैं, यह ओडम महोदय की परिभाषा है। किसके अनुसार हम बता रहे हैं? ओडम महोदय के अनुसार। ये हमको ध्यान रखना है, किसके अनुसार है? ओडम महोदय। इनके अनुसार हम आपके सामने इनकी कुछ परिभाषा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे हमको जैव विविधता समझ में आ जाए। यहां पर पारिस्थितिकी तंत्र का जो तात्पर्य है, जो ये बताते हैं कि दो के संयोग से पारिस्थितिकीय तंत्र बनता है। पारिस्थितिकीय तंत्र में दो कंपोनेंट आवश्यक होता है, एक होता है जैविक कंपोनेंट और एक होता है अजैविक कंपोनेंट। कौन सा? अजैविक। जैविक घटक जब अजैविक घटक के संयोग में आता है तो उसी के परिणाम स्वरूप हम कह सकते हैं पारिस्थितिकीय तंत्र का फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है, थोड़ा इसको हम समझ लेते हैं। यहां पर बात होती है जीवन की जो सबसे छोटी इकाई है उसको हम कहते हैं जीन। क्या कहते हैं? जीन। जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है जीन, और यह ओडम का ही 6 चरणीय है। कैसा है? 6 चरणीय परिभाषा है। यहां पर कहते हैं सबसे पहला जीन होता है। जीन के साथ जब अजैविक कंपोनेंट संयोग करता है तो इससे बनता है आनुवांशिक तंत्र। क्या बनता है? आनुवांशिक तंत्र बनता है। जीन से क्या बनता है? जब कई जीन आपस में मिलते हैं तो एक कोशिका बनती है। क्या बनती है? कोशिका बनती है। तो इससे बनता है कोशिका। कोशिका क्या है? एक जीवित तंत्र है, एक जैविक घटक है। जबकि इसका अजैविक घटक के साथ जब संपर्क होता है तो उसको हम लोग कहते हैं, जो इससे बनेगा उसको कहते हैं कोशिका तंत्र। क्या कहते हैं? कोशिका तंत्र बनता है। इसके पश्चात कई कोशिकाएं मिलकर के क्या बनाती हैं? अब जब कई कोशिकाएं मिलती हैं तो एक जो यहां पर बनेगा अंग बनेगा। क्या बनेगा? अंग बनता है। कोशिकाओं से ही अंग बनता है। इसके विषय में आप लोगों को बायोलॉजी में बहुत बेहतर ढंग से सिखाया जाता है। अंग तंत्र बनता है। क्या बनता है? अंग तंत्र बनता है। और जब कई अंग मिलते हैं तो फिर क्या बनेगा? एक यहां पर जीव बनेगा। क्या बनेगा? एक जीव बनेगा। जब कई अंग मिलते हैं, जब कई अंग मिलते हैं तो एक जीव रूपी जीव बनता है। और जब कई जीव आपस में मिलते हैं
कई जीव आपस में मिलते हैं तो यहां पर क्या बनता है, एक जनसंख्या बनता है। क्या बनता है, एक जनसंख्या बनता है जब कई जीव आपस में क्रिया करते हैं तो इसलिए उसको हम कहते हैं जनसंख्या। क्या कहते हैं, जनसंख्या। जीव से क्या बनता है, जनसंख्या बनता है। और जनसंख्या कई प्रकार की जब जनसंख्याएं आपस में मिलती हैं तो उससे एक जैविक समुदाय बनता है। क्या बनता है, उससे बनता है जैविक समुदाय बनता है। क्या बनता है, जैविक समुदाय। और जैविक समुदाय जब अजैविक घटक के साथ क्रिया करता है तो बनता है पारिस्थितिकीय तंत्र बनता है। क्या बनता है, पारिस्थितिकीय तंत्र बनता है। अर्थात जीवन की जो सबसे छोटी इकाई होती है वह जीन होता है, लेकिन कई जीन आपस में मिल करके एक कोशिका बनाते हैं। कोई कोशिकाएं मिल करके ऊतक, ऊतक से फिर अंग, लेकिन ओडम महोदय ऊतक नहीं लेते बल्कि अंग ले लेते हैं, अंग बनता है। कई अंग मिल करके एक जीव बनाता है, जीव से जनसंख्या बनता है, जनसंख्या से जैविक समुदाय बनता है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो हमारा यह 6 चरणीय एक पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषा होती है। लेकिन इसमें यहां पर भी जैविक कंपोनेंट है और यहां पर अजैविक कंपोनेंट है। तो क्या यहां पर एक पारिस्थितिकी तंत्र बनेगा, क्या नहीं। पारिस्थितिकी तंत्र की मिनिमम कंडीशन क्या है कि एक ही प्रकार का वहां पर जैविक नहीं होना चाहिए। जैविक जो स्पीसीज है उसमें कई प्रकार के समुदाय होने चाहिए, यह डिफरेंस होना चाहिए। यहां पर कई प्रकार के स्पीसीज यदि विद्यमान हैं और इनका यदि अजैविक घटक के साथ कंपोजिशन होता है तो ही जाकर के एक पारिस्थितिकी तंत्र बनता है। बहुत से लोग ऐसा ही समझ सकते हैं कि कोई जैविक और अजैविक कंपोनेंट का जब संयोग हो जाता है तो एक पारिस्थितिकी तंत्र बनता है। यह परिभाषा नहीं है। पारिस्थितिकी तंत्र तभी कहलाएगा कि एक जैविक समुदाय में कई प्रकार के समुदाय होते हैं, जब उनका अजैविक समुदाय के साथ कंपोजिशन होता है तो जाके पारिस्थितिकी तंत्र बनता है। जबकि जीवन की इकाई जीन से ही प्रारंभ हो जाती है, लेकिन जीन के स्तर पर कोई पारिस्थितिकी तंत्र नहीं होता है, जीव के स्तर पर भी कोई पारिस्थितिकी तंत्र नहीं होता है, जनसंख्या के आधार पर भी कोई पारिस्थितिकी तंत्र नहीं होता है। पारिस्थितिकी तंत्र तभी कहलाएगा जब कई प्रकार की स्पीसीज का अजैविक कंपोनेंट के साथ जब कंपोजिशन होता है तो जाके पारिस्थितिकी तंत्र बनता है। कई स्पीसीज का तात्पर्य है, यहां पर तात्पर्य तभी समझ में आएगा कि कौन कौन से इसमें होते हैं। यह समझने के लिए हमको यह समझना पड़ेगा कि जैविक कंपोनेंट में कौन कौन होते हैं और अजैविक में कौन कौन होते हैं, तब तो बातें समझ में आएंगी। तो यहां पर अगर हम बात करें जैविक के विषय में, ये जो जैविक घटक है अगर हम इसका विभाजन करें तो जैविक घटक काफी बेहतर तरीके से हमको समझ में आना चाहिए। इसमें 3 पार्ट होता है। जैविक घटक में 3 पार्ट होता है। एक पार्ट होता है जिसको कहते हैं उत्पादक। क्या कहते हैं, उत्पादक। एक होता है उपभोक्ता। क्या होता है, उपभोक्ता। और एक होता है अपघटक। क्या होता है, अपघटक। इसका तात्पर्य है, यहां पर जो लिखा है, आप आइए प्रीवियस में लिखा है ना, जैविक समुदाय। जैविक समुदाय का तात्पर्य है जीव में, जैविक घटक में 3 प्रकार के कंपोनेंट हैं, एक उत्पादक, एक उपभोक्ता और एक अपघटक। तो उत्पादक में भी विविधता होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। विविधता का तात्पर्य क्या होता है, यह आपको बेहतर तरीके से समझ में आनी चाहिए। विविधता का तात्पर्य यही होता है कि जहां पर बहुत सारे स्पीसीज एक साथ रहते हैं, लेकिन बहुत सारे स्पीसीज में कौन से जैविक समुदाय, उसकी यहां पर आपको स्पष्टीकरण होना चाहिए कि जैविक कंपोनेंट में विविधता तो होनी चाहिए, इसमें विविधता होनी चाहिए, लेकिन अगर इसमें भी हम बारीकी से ध्यान रखें तो इसके विविधता का तात्पर्य है उत्पादक में विविधता होनी चाहिए, इसमें विविधता होनी चाहिए, इसमें विविधता के साथ साथ उपभोक्ता में भी विविधता होनी चाहिए, और इसके साथ साथ अपघटक में भी विविधता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल एक ही प्रकार की स्पीसीज ले लिया जाए। स्पीसीज कई प्रकार की हों, लेकिन उसमें से कुछ स्पीसीज है ऐसी होनी चाहिए जहां पर उत्पादक वर्ग हों, कुछ ऐसे स्पीसीज हैं जो उपभोक्ता वर्ग की भी हों, और कुछ ऐसे भी स्पीसीज हों जो अपघटक वर्ग की हों। और इन सब के साथ साथ वहां का अजैविक घटक जब सब आपस में अंतर क्रिया से संबंधित होते हैं तो जाकर के एक तंत्र बनता है।
तो यदि किसी तंत्र को स्टेबल होना है, संतुलित होना है, सस्टेनेबल होना है, तो वहां पर विविधता अनिवार्य होती है। क्यों होती है यह भी हमको समझना है। तो विविधता का तात्पर्य तो यह समझ में आ जाना चाहिए कि विविधता का तात्पर्य हर स्तर पर विविधता होनी चाहिए, चाहे वह उत्पादक वर्ग की विविधता हो, चाहे वह उपभोक्ता वर्ग की विविधता हो, चाहे वह अपघटक वर्ग की विविधता हो। विविधता हर स्तर पर होनी चाहिए। साथ में जैविक घटक की विविधता के साथ साथ अजैविक घटक में भी विविधता होनी चाहिए। और जब इन सब में विविधता होगी तो जाकर के हमारा जो सिस्टम होगा वह काफी ज्यादा डाइवर्सिफाई होगा, काफी ज्यादा विविध होगा। और जब विविध होगा तो वह सिस्टम लंबे समय तक सस्टेन करेगा, अर्थात लंबे समय तक जीवित रहेगा। कैसे, उसी को यहां पर हम उदाहरण के माध्यम से समझने का अब प्रयास करेंगे। बात आगे और हम करेंगे। उपभोक्ता में भी कई स्तर होते हैं, और अगर इसमें हम बात करें तो इसमें पहला होता है प्राथमिक उपभोक्ता, अर्थात जिसको हम कहते हैं शाकाहारी। फिर यहां पर आते हैं मांसाहारी हैं, फिर यहां पर आते हैं सर्वाहारी हैं। ऐसे होता है, ये सब चरण हैं। इन सब चरण के विषय में हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे, अभी तो नहीं करेंगे। अभी बस हम बता रहे हैं कि विविधता का तात्पर्य होता क्या है। एक यहां पर लेते हैं हम एग्जाम्पल के तौर पर मानते हैं कि यहां पर है सन। कौन है? सन है। सन से आती है एनर्जी और इसको हम कहते हैं इंसोलेशन। क्या कहते हैं? इंसोलेशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशन। और यहां पर है एक वृक्ष, और यह वृक्ष करता क्या है? वृक्ष को मृदा से, यहां से मिलता है। मृदा में होता है क्या? पोषक तत्व होते हैं। क्या होते हैं? पोषक तत्व होते हैं। और इसमें जल होता है। साथ में एटमॉस्फेयर से इसको मिलता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। तो पौधा सन से लेता है प्रकाश, अर्थात सन रे लेता है। वायुमंडल से लेता है कार्बन डाइऑक्साइड। जमीन से लेता है घुलित पोषक तत्व। ध्यान रखिएगा, घुलित पोषक तत्व इसको चाहिए। इसको मृदा महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है पोषक तत्व। लेकिन पोषक तत्व को का यह जिस रूप में ग्रहण करता है वह होता है घुलित रूप में। तो पोषक तत्व को यह धारण करता है लेकिन घुलित रूप में। किस रूप में होता है? तो पौधे को चाहिए घुलित पोषक तत्व। इसको चाहिए कैसे? घुलित पोषक तत्व। यह पौधा जब प्राप्त करता है तो यह सूर्य की एनर्जी को क्या करता है? कन्वर्ट कर देता है। क्या कर देता है? कन्वर्ट कर देता है। किसमें? इसको बनाता है एक प्रकार से जैविक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। इसमें करता है जैविक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। जिस प्रक्रिया से कन्वर्ट करता है उस प्रक्रिया का नाम होता है प्रकाश संश्लेषण। क्या नाम होता है? प्रकाश संश्लेषण। फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। तो यहां पर सन से आता है इंसोलेशन, एटमॉस्फेयर से मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, और इसको मृदा से जल के रूप में घुलित रूप में मिलता है पोषक तत्व। इन सबको पौधा प्राप्त करता है और प्राप्त करने के पश्चात बनाता है एक प्रकार का बायो एनर्जी, अर्थात जिसको कहते हैं जैविक ऊर्जा बनाता है। क्या बनाता है? जैविक ऊर्जा बनाता है। अब यह जैविक ऊर्जा जो है कहां पे जाती है? यह जाती है शाकाहारी को मिलती है। किसको मिलती है? शाकाहारी को मिलती है। और इस पर निर्भर करते हैं हमारे मांसाहारी हैं। कौन है? मांसाहारी। और फिर इस पर निर्भर करते हैं कौन? पे निर्भर करते हैं हमारे सर्वाहारी। इन सबको एनर्जी मिलती है क्योंकि ये लोग भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। ये अपनी ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति के लिए उत्पादक वर्ग पर निर्भर करते हैं, अर्थात पौधों के ऊपर, वनस्पतियों के ऊपर ये निर्भर करते हैं। उत्पादक वर्ग में हमारे कौन है? हरे वनस्पतियां हैं। और उपभोक्ता वर्ग में कई स्तर के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक, कई स्तर होते हैं जिसकी चर्चा कालक्रम में की जाएगी। अभी तो जैव विविधता को समझाने का बस थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं यहां पर। और फिर होता क्या है? लास्ट में इन सब के ऊपर जो निर्भर करता है वह होता है अपघटक वर्ग। कौन होता है? अपघटक वर्ग। ये जो अपघटक वर्ग होता है यह करता क्या है? मृत जैविक अपशिष्टों के द्वारा, ध्यान रखिएगा, जो मृत जैविक हैं
और उनका अपशिष्ट, अर्थात जैसे वनस्पति है, वनस्पति अपना जीवन कंप्लीट करने के पश्चात डेड होता है, तो उसका हो गया जैविक अपशिष्ट। उसी प्रकार कोई शाकाहारी है, कोई मांसाहारी है, कोई सर्वाहारी है, ये लोग भी अपना जीवन व्यतीत करने के पश्चात विनष्ट हो जाते हैं, अर्थात डेड हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं मृत जैविक जो होते हैं उनके ऊपर ये निर्भर करते हैं, ये हमको ध्यान रखना है। लेकिन यहां पर क्रिया क्या होती है, यह पौधा तन कार्बन डाइऑक्साइड और पोषक तत्व को मिला करके जो जैविक ऊर्जा बनाता है, यह जैविक ऊर्जा कैसा होता है, यह जटिल कार्बन होता है। कैसा होता है? जटिल कार्बन होता है। उसको जटिल रूप में बनाता है, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करता है, काफी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ये बनते हैं। और फिर यह जब उपभोक्ता वर्ग में प्रवेश करता है तो यह और ज्यादा जटिल हो जाता है, कॉम्प्लेक्स होता जाता है। लेकिन अपघटक वर्ग क्या करता है? अपघटक वर्ग करता है मृत जैविक जो होते हैं, यहां पे हम कह सकते हैं मृत जैविक अपशिष्ट। मृत जैविक अपशिष्ट का तात्पर्य समझिएगा आप, केवल समझने के स्तर पर है। इसके अंतर्गत वनस्पति भी हो सकती है, उपभोक्ता वर्ग भी हो सकता है, स्वयं अपघटक वर्ग भी हो सकता है। इन सब का जो मृत जैविक अपशिष्ट है, ये करते क्या है अपघटक वर्ग? इसका करते हैं अपघटन, डिकम्पोजिशन करते हैं। क्या करते हैं? अपघटन करते हैं। तो ये अपघटक वर्ग इस मृत जैविक अपशिष्ट का क्या करते हैं? अपघटन करते हैं। अपघटन का तात्पर्य है इसके अंतर्गत जो विद्यमान मटेरियल है वह मटेरियल कैसा है? तो इसके अंतर्गत विद्यमान है जटिल कार्बन। ये कैसे मटेरियल हैं? ये है जटिल कार्बन। लेकिन जब इसका अपघटन किया जाता है, डिकम्पोजिशन किया जाता है, तो यह पुनः तब्दील होते हैं सरल कार्बन में। किसमें तब्दील होते हैं? सरल कार्बन में। और सरल कार्बन में तब्दील करने के पश्चात जो यहां से गैस निकलती है वह एटमॉस्फेयर में जाती है, जो यहां से लिक्विड मटेरियल निकलता है वह जल में जाता है, जो यहां से अन्य सॉलिड मटेरियल निकलते हैं वो सब धरती में जाते हैं। तो अपघटक वर्ग भी महत्वपूर्ण रोल निभाता है। अगर अपघटक वर्ग न रहे, आप यकीन करिएगा जितने भी यहां पर जैविक अपशिष्ट मटेरियल हैं इनका डिकम्पोजिशन नहीं होगा, या सड़ेंगे नहीं। अर्थात जब इनका डिकम्पोजिशन नहीं होगा तो हमको पुनः सरल कार्बनिक पदार्थ नहीं मिलेंगे, अर्थात पोषक तत्व। यही जो सरल कार्बन है यही तो फिर पोषक तत्व का रूप धारण करते हैं। तो इस प्रकार से जो यह एक साइकिल चलती है, जिसको हम कहते हैं खाद्य श्रृंखला की जो साइकिल चलती है, या खाद्य श्रृंखला की साइकिल तभी चलेगी जब इसके हर कंपोनेंट विद्यमान हो। अगर इसमें से एक भी कंपोनेंट अब्सेंट हुआ तो यकीन करिएगा यह आपकी जो खाद्य श्रृंखला की चेन है यह अवरुद्ध हो जाएगी, और फिर ऐसे में हमारा जो सिस्टम है पारिस्थितिकीय तंत्र का, यह सस्टेन नहीं करेगा, यह डेड हो जाएगा। तो अगर पारिस्थितिकीय तंत्र रूपी सिस्टम को हमको लंबे समय तक सस्टेन करना है तो यहां पर उत्पादक वर्ग भी विद्यमान होना चाहिए, यहां पर उपभोक्ता वर्ग भी विद्यमान होना चाहिए, साथ में अपघटक वर्ग भी विद्यमान होना चाहिए। लेकिन यह बात ध्यान रखनी है, इसमें डाइवर्सिफिकेशन भी होना चाहिए। अर्थात वनस्पति का केवल एक ही स्पीसीज हो जरूरी नहीं है। जितनी अधिक स्पीसीज होगी वनस्पति की, उतने प्रकार के एनर्जी यहां पर फॉर्मेट होंगे, बनेंगे। जब उतनी प्रकार की एनर्जी बनेगी यहां पर, तो उतने प्रकार के अन्य उपभोक्ता वर्ग इस पर निर्भर करेंगे। तो कह सकते हैं जिस भौगोलिक क्षेत्र में अत्यधिक मात्रा में वनस्पतियों का विकास होता है, अर्थात उनमें कई प्रकार की स्पीसीज होती है, तो उसके ऊपर निर्भर करने वाले जो प्राणी होते हैं या उपभोक्ता वर्ग होते हैं उसमें भी काफी ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन होता है। फिर उसके ऊपर निर्भर करने वाले जो अपघटक वर्ग हैं इसमें भी डाइवर्सिफिकेशन काफी ज्यादा होता है। तो जिस सिस्टम में डाइवर्सिफिकेशन काफी ज्यादा होता है वहां पर एनर्जी की सप्लाई कई सोर्स से होती है। अगर मान लेते हैं खुदा न खास्ता कोई एक चेन यहां पर अगर टूट गया खाद्य श्रृंखला का, तो इससे इस इकोसिस्टम पर कोई विशेष इंपैक्ट नहीं पड़ेगा तब जब यहां पर विविधता होगी तब। अर्थात अगर यहां पर जो वनस्पति है, वनस्पति में क्या होनी चाहिए? इसमें विविधता होनी चाहिए।
अगर वनस्पति में विविधता है तो एक स्पीसीज के विनष्ट हो जाने से हमारा जो उपभोक्ता वर्ग है इस पर किसी खास प्रकार का इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, फिर भी यह सस्टेन करता रहेगा। लेकिन अगर एक ही प्रकार की स्पीसीज है तो वनस्पति की, तो यदि उसके ऊपर किसी प्रकार का संक्रमण आया तो इंपैक्ट क्या पड़ेगा, जो हमारी खाद्य श्रृंखला है वह तुरंत ब्रेक हो जाएगी और आगे की पूरी चेन हमारी डिस्टर्ब हो जाएगी। इसलिए इंपॉर्टेंट यही होता है कि यदि किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र को लंबे समय तक सस्टेन करना है तो आवश्यक है कि उसके जैविक कंपोनेंट, अर्थात यहां पर जो लिखा गया है ओडम महोदय के अनुसार, इसको आप ध्यान से समझिए। यहां पर लिखा गया है कि जैविक और अजैविक, तो जैविक में भी विविधता होनी चाहिए, इसमें विविधता होनी चाहिए, अजैविक में भी विविधता होनी चाहिए। साथ में जैविक में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं इसको भी हमने डिफाइन किया कि यहां पर उत्पादक वर्ग में भी विविधता होनी चाहिए, कई प्रकार की स्पीसीज विद्यमान होनी चाहिए जो उत्पादक का कार्य करती हैं, जिससे हमारी कई एनर्जी की सप्लाई पैरेलल चल सके। और इसके ऊपर जो निर्भर करने वाले उपभोक्ता वर्ग हैं इसमें भी डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए कि जिससे आगे की सप्लाई हमारी अबाध रूप से चलती रहे। और इसी प्रकार अपघटक में भी विविधता होनी चाहिए। और यदि तीनों स्तर पर विविधता है जैविक कंपोनेंट के अंतर्गत, साथ में अजैविक कंपोनेंट में भी विविधता है, तब जाकर के हमारा जो ये पारिस्थितिकीय तंत्र है यह लंबे समय तक सस्टेन करेगा और संतुलित रहेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि पारिस्थितिकीय तंत्र को क्या करना है, अगर स्टेबल करना है तो इसके हर पहलू को हमको डाइवर्सिफाई रहने देना है, उसको मिनिमाइज नहीं करना है। और जब डाइवर्सिफिकेशन होगा तो जो यहां पर हम देख रहे हैं खाद्य श्रृंखला, यह खाद्य श्रृंखला जो होती है यह खाद्य जाल में तब्दील हो जाती है। इसमें तब्दील हो जाती है खाद्य जाल में। खाद्य श्रृंखला हमारा सस्टेनेबल इकोसिस्टम नहीं है। अगर सस्टेनेबल की बात करें तो सस्टेनेबल होता है खाद्य जाल, अर्थात ऊर्जा की सप्लाई कई माध्यम से होती। हम लोग पढ़ने आए हैं इलाहाबाद, सपोज दैट, और यदि हमारे इनकम का सोर्स केवल माता और पिता हैं और किसी कारणवश माता पिता की अगर आमदनी अगर मान लेते हैं कुछ प्रॉब्लम में आ गई तो फिर ऐसे में इंपैक्ट हमारे ऊपर पड़ेगा, प्रत्यक्ष रूप से पड़ेगा। और यदि यहीं पर हमारे इनकम का सोर्स कई है कि हमारे मान लेते हैं बड़े भाई साहब हैं वो भी कमाते हैं, पिताजी भी कमाते हैं, साथ में हम भी अपना कुछ अर्निंग की व्यवस्था किए हैं, तो मान लेते हैं किसी एक चेन में किसी प्रकार का कोई अवरोध आया तो भी हम यहां पर सस्टेन कर सकते हैं लंबे समय तक। क्यों? क्योंकि हमारे एनर्जी का सोर्स डाइवर्सिफाई है। इसीलिए कहता है कि अगर कोई पारिस्थितिकी तंत्र को लंबे समय तक चलाना है तो आवश्यक है कि उसके हर सेगमेंट में विविधता होनी चाहिए, चाहे वह जैविक कंपोनेंट हो चाहे वह अजैविक कंपोनेंट हो। इसीलिए यहां पर जो परिभाषा आप देख रहे हैं लिखा गया है कि जीवन, यहां पर लिखा गया ना कि जीवन का हर रूप एक दूसरे पर इतना निर्भर है कि एक प्रजाति पर संकट आने से दूसरे में असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाती है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि हम वनस्पति को काटेंगे उसका हमारे ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। अरे आप सीधी सीधी कल्पना करिए कि मेरी इतनी बड़ी शरीर है, इसमें बहुत से ऐसे हमारे अजैविक कंपोनेंट हैं कि जिसके रहने ना रहने से हमारे शरीर के ऊपर प्रत्यक्ष कोई प्रभाव तो आप नहीं देखते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। बाल है ना, बाल ऐसा नहीं कि इसके रहने ना रहने से हमारे शरीर के ऊपर कोई ऐसा प्रभाव पड़ता है कि हम सस्टेन नहीं कर पाएंगे, लेकिन यदि बाल को हटा दिया जाए तो हमारी इमेज पे कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? 100% पड़ेगा। तो एक बाल के हटा देने से जो निर्जीव है हमारे शरीर के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। तो आप स्वतः सोचिए कि जो हमारा ये भूमंडल है, इस भूमंडल के किसी भी कॉर्नर पर कहीं पर भी आप थोड़ा सा यदि छेड़छाड़ करेंगे तो उसका इंपैक्ट इस पृथ्वी पर विद्यमान प्रत्येक जैविक और अजैविक कंपोनेंट पर देखने को अवश्य मिलेगा। उसी को यहां पर कहता है कि जीवन का हर रूप एक दूसरे पर इतना निर्भर है कि किसी एक प्रजाति के ऊपर यदि संकट आता है तो उसका इंपैक्ट दूसरे पर अवश्य देखने को मिलेगा। साथ में यहां पर कई अन्य बातें करता है। फ्लोरा और फौना, फ्लोरा का मतलब होता है जो हमारे उत्पादक वर्ग हैं, अर्थात वनस्पति जगत है।
फौना का तात्पर्य है जो हमारे उपभोक्ता वर्ग हैं, जिसमें हमारे जंतु जगत आते हैं। तो इन सब में पॉपुलेशन के स्तर पर भी विविधता होनी चाहिए, स्पीसीज के स्तर पर भी विविधता होनी चाहिए, साथ में कम्युनिटी के स्तर पर भी विविधता होनी चाहिए। क्योंकि ओडम ने यहां पर, हम आपके सामने डिस्कस किए ना, ओडम ने क्या लिखा है यहां पर देखिए आप, सबसे जो मिनिमम होता है वहां पर जीन होता है, लेकिन जीन रूपी कोई यहां पर तंत्र नहीं होता है। तंत्र की शुरुआत यहां पे, ये जीव है ना, तो जीव में भी हमारा डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, जनसंख्या में भी डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, साथ में समुदाय में भी डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। तो वही शब्द यहां पर लिखे गए हैं, जो यहां पर परिभाषाएं लिखी गई बहुत सोच समझ के लिखी गई हैं कि पॉपुलेशन भी काफी ज्यादा होनी चाहिए, स्पीसीज भी काफी ज्यादा होनी चाहिए, साथ में यहां पर इनका कम्युनिटी भी डाइवर्सिफाई होनी चाहिए। और इसी प्रकार यहां पर कुछ और बातें लिखी गई हैं, लेकिन ये बातें तब समझ में आएंगी जब हम आगे बढ़ेंगे। तो जो लिखा गया है ना कि स्थलीय विविधता की तुलना में मरीन विविधता क्या होती है, अधिक होती है। तो कैसे होती है यह तो अभी हम नहीं समझा पाएंगे, बस अभी आप इसको पढ़ लीजिए, लेकिन जैसे हम आगे बढ़ेंगे इसके विषय में आपको और बेहतर ढंग से एलोबरेट वहां पर करेंगे। यहां पर अगर हम आगे कुछ और पॉइंट है उसको देख लेते हैं। यहां पर अगर बात करें कि जैव विविधता का जो दिवस है 2 डेट को मनाया जाता है, लेकिन ज्यादातर जो डेट मनाए जाते हैं यह 22 मई को है। और उसके पीछे कारण क्या है, यहां पर स्पष्ट ध्यान रखिएगा, 1992 को नैरोबी में जैव विविधता पर एक अभिसमय हुआ था और उसी के याद में यहां पर 22 मई को मनाया जाता है। लेकिन एक डेट और है, और वो डेट है 29 दिसंबर। 29 दिसंबर क्या है, हमने आपसे डिस्कशन किया था कि जो रियो सम्मेलन होता है, रियो 1992, यहां पर कई प्रकार के काम किए गए हैं, इसी में एक काम था सीबीडी का। और इसी सीबीडी की जो प्रॉपर शुरुआत मानी जाती है ना, जैव विविधता अभिसमन UNCBD, यह प्रभावी कब हुआ था, तो इसी 29 दिसंबर को प्रभाव में आया था। और इसी के कारण 29 दिसंबर को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो 2 डेट हैं, लेकिन हमको अकॉर्डिंग टू प्रश्न आंसर देना है। ज्यादातर आप देखिएगा जो वैश्विक जैव विविधता दिवस मनाया जाता है वह आपका यही 29 दिसंबर को ज्यादातर मनाया जाता है, लेकिन 22 मई को भी मनाया जाता है। तो अलग अलग आंसर हैं, अलग अलग प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। लेकिन यहां पर एक टर्म और लिखा है, सबसे पहले होता था जीवीय विविधता। जीवीय विविधता जो शब्द है ये किसके द्वारा दिया गया है, तो यहां पर कह सकते हैं भाई लवज्जवाय के द्वारा यहां पर दिया गया है। और इसी प्रकार अगर बात करें ए डिफरेंट काइंड ऑफ, यहां पर जो पुस्तक लिखी गई है किसके द्वारा, रेमंड एफ दसमन के द्वारा, इन्होंने बताया है इसके स्थान पर एक नया टर्म दे दिया, उसका नाम है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जिसको जीवी विविधता कहते हैं उसी का नाम दे दिया गया क्या, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। लेकिन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कालक्रम में एक नए शब्द से परिमार्जित किया गया और उसका नाम रख दिया गया बायोडाइवर्सिटी। तो यह इसके नामकरण का इतिहास है। प्रारंभिक नाम था जीवी विविधता, बाद में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बाद में बायोडाइवर्सिटी। लेकिन इसका व्यापक प्रचार प्रसार किसके द्वारा किया गया है, तो E.O. विल्सन के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है, E.O. विल्सन के द्वारा इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया गया है। लेकिन प्रारंभिक शब्दावली बायोडाइवर्सिटी को किसने दिया है, तो उनका नाम है W.G. रोसन महोदय। लेकिन ज्यादातर आंसर आप देखिएगा यही होता है, E.O. विल्सन। ज्यादातर प्रश्न में यही आंसर होता है, क्योंकि व्यापक प्रचार प्रसार इन्होंने ही किया है। तो यह इसकी कुछ कहानी है जो हमको समझनी है। साथ में यहाँ पर छोटे मोटे और तथ्य हैं, इसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा गया है द्वीपीय जैव भूगोल का प्रतिपादन 1960 में किया गया है। कब किया गया है, 1960 में किया गया है। किसके द्वारा किया गया है, तो यहाँ पर एच मैक आर्थर और एडवर्ड ओ विल्सन, मतलब E.O. विल्सन का ही नाम है। किसका नाम है, जो E.O. विल्सन है, जिन्होंने बायोडाइवर्सिटी का व्यापक प्रचार प्रसार किया है, तो उन्हीं का यह योगदान है। साथ में जैव विविधता का जो योगदान है भारत में, भारत का जैव विविधता में योगदान कितना है, 8%। पूरे विश्व की जो जैव विविधता है उसमें भारत का कितना कंट्रीब्यूशन है, 8%, काफी ज्यादा है। साथ में अगर हम बात करें जैव विविधता का जो वर्गीकरण है 1972 में, तो वे हिटकर महोदय ने किया है, जिसके अंतर्गत अल्फा विविधता की बात करते हैं, बीटा विविधता की बात करते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। और इन सब के विषय में भी हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन अभी नहीं, बाद में। तो यहां पर जो जैव विविधता की संकल्पना है, यह बेसिक तरीके से हमको समझ में आनी चाहिए कि जैव विविधता हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है। यदि महत्वपूर्ण है तो इसका संरक्षण भी होना चाहिए
और संरक्षण का कार्यक्रम कैसे होगा इसको भी हमें समझना है, और किसका संरक्षण किया जाए इसके विषय में भी हमको समझना है। इन सब विषय वस्तुओं की चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।